साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पहलगाम मामले में कुछ साइड इफेक्ट्स दिखाना चाहता हूं। इसमें कुछ कोर्ट के फैसले हैं, कई केस स्टडी है, लेकिन यकीन मानिए मैं 4 मामले आपके सामने रखूंगा और चारों के चारों मामले एकदम से हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। आपको यकीन नहीं होगा, भारत जो हमारे लिए एक देश है, इससे बड़ा कुछ नहीं, भारत माता कहते हैं। कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है दोस्तों, किस तरीके से यहां पर ऐसे ऐसे लोग भर गए हैं जिनकी कोई आस्था नहीं है, जो भारत के हैं भी नहीं, लेकिन भारत के लोगों को जो रिसोर्सेज मिलना चाहिए उस पर अधिकार जमाए बैठे हैं। और इतना ही नहीं, ये पाकिस्तान के लोग हैं। जाहिर तौर पर जब ये लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो फिर इन्हें किस प्रकार की सुविधा मिल जाती है। मैं 4 केस स्टडी रखूंगा। एक महिला तो ऐसी है दोस्तों, जो अवैध रूप से न केवल भारत आई बल्कि वीजा खत्म होने के बाद भारत में रह भी गई, और जब भारत सरकार भेज रही है तो हाई कोर्ट से राहत मिल गई। एक ऐसा परिवार है जो 2 दशक बाद 2 दशक पहले भारत आया। अब पूरा का पूरा मिस्टीरियस है मामला, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। क्या हुआ अभी दिखाऊंगा। एक मामला तो ऐसा है जिसमें महिला 4 दशक पहले आई, कैसे रही क्या रही कुछ नहीं पता, भारत की नागरिक बन गई। और एक व्यक्ति के बारे में भी दिखाऊंगा, वो 2 दशक पहले आया। ऐसी ऐसी कहानियां हैं दोस्तों। और इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब ये पहुंचे तो क्या हुआ, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, ये कहानी देखकर जरूर अपनी बात भी रखिएगा, अपनी आवाज भी बुलंद कीजिएगा, वरना सरकार तक पहुंचेगा कि कैसे, कि क्या हो रहा है। ये राहुल गांधी ने अभी कहा था ना कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। यही वो सिस्टम है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं दोस्तों। निवेदन है कि कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपके विचार भी पता चल सके। और साथ ही HB मेलोडी पर दोस्तों आज ही एक नया गीत अपलोड करूंगा, तो इस चैनल से भी जुड़े रहिएगा। अब आइए, सबसे पहले मैं पहली केस स्टडी दिखाता हूं। एक पाकिस्तानी महिला है जिसका निकाह CRPF के एक जवान से, बड़े ध्यान से सुनिए, भारतीय सेना में जो जवान है उसका निकाह पाकिस्तान की एक महिला से, वो भी गलत तरीके से हुआ। वो महिला भारत आ जाती है और भारत आती है टूरिस्ट वीजा पर, वीजा खत्म हो जाता है, वो अवैध रूप से भारत में रहने लगती है। सरकार जब इस मामले के बाद बाहर भेजती है ना, तो वो सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाती है, सुनवाई होती है और उस पर रोक लग जाती है कि आप रहिए भारत में जब तक जांच ना हो जाए। अब देख लीजिए, इस महिला का नाम है मीनल खान, पाकिस्तान से जम्मू आई। और देखिए, जो CRPF का जवान है उसका नाम है मुनीर खान। ऑनलाइन ही विवाह रचा लिया, जी हां, ऑनलाइन निकाह कर लिया। मई 2024 में CRPF का ये जो जवान है मुनीर खान, उसका मीनल खान जो पाकिस्तान की महिला है उससे निकाह हो गया। इसके बाद ये मीनल खान मार्च 2025 में पर्यटक वीजा लेकर भारत आई। शॉर्ट टर्म वीजा 22 मार्च को खत्म हो गया और फिर भी भारत में टिकी रही। पति सेना में। आप सोचिए, पूरा मामला फिल्मी है दोस्तों। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ दोस्तों, तब सरकार ने सबको कहा कि यह देश छोड़कर जाना पड़ेगा। जाहिर तौर पे मीनल के पास भी 29 अप्रैल तक का वक्त था। ये अटारी वाघा बॉर्डर की तरफ डिपोर्टेशन बस में रवाना भी हो गई। तभी इनके वकील का फोन आया कि भैया, कोर्ट से, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, उसमें इन्हें स्टे मिल गया है
और इसके बाद मीनल खान दोबारा से अटारी बॉर्डर से जम्मू लौट चुकी है। अब यहां तो बड़े सवाल हैं दोस्तों, आप सुनिए कितने सारे सवाल खड़े होते हैं। और ये जो जवान है ये सीआरपीएफ का जवान है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है दोस्तों। अब देखिए इसमें कितने सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या निकाह करने से पहले मुनीर अहमद ने अपने विभाग से इजाजत ली थी? नहीं ली थी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है। ये जो मुनीर अहमद है दोस्तों, ये 41वीं बटालियन में तैनात है। उसने मीनल खान से शादी करने के लिए इजाजत मांगी थी। विभाग जब तक इस पर विचार कर पाता उससे पहले ही मुनीर अहमद ने 24 मई 2024 को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए शादी कर ली। मामला कितना बड़ा है इसे आप समझिए। और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में इस पर तुरंत सुनवाई भी हो गई। जबकि जानते हैं हकीकत क्या है, जब हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी ना, तो हाई कोर्ट के जज ने भी इस ऑनलाइन शादी की वैधता पर सवाल उठाया। जज ने यह कहा कि विवाह स्थल और उसके संपन्न होने के तरीके में विरोधाभास है। कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि क्या इस प्रकार की शादी कानून की नजर में मान्य है या नहीं। यह भारत सरकार के लिए विचारणीय प्रश्न है। कोर्ट ने कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, फिलहाल याचिकाकर्ता नंबर 2 यानी जो पाकिस्तानी महिला है, एक पाकिस्तानी नागरिक है जो अल्पकालिक वीजा पर भारत आई थी और अब वह वीजा समाप्त हो चुका है। यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है। मतलब कोर्ट ने खूब सख्ती दिखाई, लेकिन फैसला क्या आया? फैसला यह आया कि जब तक सरकार अंतिम फैसला न कर ले वो भारत में रह सकती है, देश निकाला नहीं होगा। 10 दिनों में जवाब मांगा है। अब आप कल्पना कीजिए दोस्तों, बड़े आराम से सोचिए कि सब कुछ पता है, शादी अवैध, आई टूरिस्ट वीजा पर वो भी खतरनाक, वीजा की अवधि खत्म हो गई फिर भी भारत में ठहर गई, उसके बाद भी उसको राहत मिल गई, उसके बाद भी उसको हाई कोर्ट में सुनवाई हो गई। और इतना ही नहीं दोस्तों, मामला सिर्फ पाकिस्तानी महिला का नहीं है बल्कि सीआरपीएफ के जवान का भी है, क्योंकि उसने तो विभाग को बताया ही नहीं और विभाग ने जो आदेश दिया उसका इंतजार भी नहीं किया, अदालत में भी गलत बयान दिया। तो ये पहला केस स्टडी है। मैं आपको साइड इफेक्ट दिखा रहा हूं, ये भारत में ही हो सकता है और दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं, कहीं पर भी ऐसा केस स्टडी आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक दूसरा केस स्टडी दिखाता हूं। ये जनाब तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 6 कथित पाकिस्तानी हैं, अब कथित बोलना पड़ेगा, इनको बाहर भेजा जा रहा था कि पाकिस्तान जाओ, अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब जरा इस परिवार के बारे में भी बताता हूं। परिवार में जो मुखिया है उसका नाम है अहमद तारिक भट्ट। एक ही परिवार है, 6 लोग हैं। इसमें माँ बाप श्रीनगर में, एक बेटी और एक बेटा श्रीनगर में, 2 बेटे बेंगलुरु में नौकरी करते हैं। जब इनको बाहर भेजा जा रहा था ना, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और उसके बाद कहा कि इसको आप बाहर नहीं भेज सकते। अब इसका मामला क्या है जरा सुनिए। इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत हैं, उन्होंने पूछा कि याचिकाकर्ता के पिता भारत कैसे आए जबकि वो पाकिस्तान का नागरिक है। इसके जवाब में जो इनका वकील है उसने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता 1997 में भारत आए। पीठ को समझ में नहीं आया, उन्होंने और अधिक स्पष्टता से कहा। तब याचिकाकर्ता कहता है कि उसने जब वो भारत आया तो अपने पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया और फिर उसने भारतीय पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और फिर उसे भारतीय पासपोर्ट मिल गया। आप सुनते जाइए क्या हो रहा है इस मामले में। इसका मतलब है कि उसको भारतीय पासपोर्ट मिल गया होगा, आधार कार्ड मिल गया होगा। मैं जरा कोट अनकोट में दोनों की बातचीत बताता हूं दोस्तों। ये केस स्टडी नंबर 2 बता रहा हूं।
बेंच ने पूछा, आपका जन्म पाकिस्तान के मीरपुर में हुआ था, हम जानना चाहते हैं कि आप भारत कैसे और क्यों आए। जो बट है उसने कहा, मैं 1997 में अपने पिता के साथ भारत आया था, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। श्रीनगर पहुंचने पर पिता ने पाकिस्तानी पासपोर्ट जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में जमा कर दिया, फिर भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जो मिल गया था। फिर बट ने कहा, मेरे उनके परिवार के अन्य सदस्य 3 साल बाद यानी 2000 में श्रीनगर पहुंचे थे। मेरी और मेरे बहन की एजुकेशन यहीं हुई है। सभी के पास भारतीय नागरिकता है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है। अब आप कल्पना कीजिए, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को तो भगा दिया गया और जो सरकार बैठी थी वो भारत का खुद को नहीं मानती थी, वो पाकिस्तान का मानती थी। अब पाकिस्तान से लोग आए झूठ सच कहकर, उसके बाद यहां की नागरिकता ले ली। और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार इसको बाहर पाकिस्तान भेज रही थी ना, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दी। यह है जम्मू कश्मीर का मामला, दूसरा मामला। तीसरा मामला अब आप देखिए कैसे कैसी चीजें आ रही हैं। ये जो चल रहा है ना कि 2047 तक इस्लामिक देश बना देंगे, यही डॉक्यूमेंट पकड़ा गया था, जानते हैं ना। यही सब घटनाएं हो रही हैं। जरूरी थोड़ी है कि इनकी जनसंख्या सिर्फ बर्थ रेट से ही बढ़ेगी, वो तो किसी भी तरीके से, चाहे म्यांमार से उठा के ले आइए रोहिंग्या को, बांग्लादेश से ले आइए, पाकिस्तान से ले आइए, तो धर्मशाला है। तीसरी केस स्टडी सुनिए। ये एक व्यक्ति है दोस्तों, इसको अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान भेजा जा रहा था, तब इसने बकायदा बयान दिया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसने ये कहा कि मैं 17 साल से भारत में रह रहा हूं, जम्मू कश्मीर में, और वो कहता है कि मैं भले पाकिस्तान का हूं लेकिन सब कुछ मेरे पास है यहाँ का। आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, मेरी शिक्षा भी यहीं हुई और मैं नौकरी करने के लिए अप्लाई कर रहा था। और तो और ये नागरिक पाकिस्तानी है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ दोस्तों, इस पाकिस्तानी नागरिक ने यहां आकर वोट भी डाल दिया। मैं कुछ नहीं कहूंगा, खुद इनकी जुबान से सुन लीजिए, देखिए। उड़ीसा आए हम इस टाइम, उड़ीसा आए हम, पाकिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। देखिए कुछ नहीं कह सकते, मेरे इस टाइम पे जो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं टोटली ब्लैंक हो गया हूँ। अभी मैं करंटली मैं परसू कर रहा हूँ अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, जून में मेरे एग्जाम्स थे, तो मेरे कुछ और प्लान थे कि एग्जाम्स खत्म करके मैं जॉब्स के लिए इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन अचानक से जब सब चीज होना, ठीक है, ये बहुत अफेक्ट करती है, तो मेरा इस टाइम थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, मेरे को नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। अब जो चीज वहां पे हुई, किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है, उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हमें रिपोर्ट किया, हमें फोन किया था नीचे पुलिस स्टेशन उड़ी से, बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में। तो हम लोग आगे सीधा, हम लोग वहाँ जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज होना समझ नहीं आ रही, कैसे रेट करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए। ठीक है, सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। पहलगाम में हुआ तो आप समझते वो बुरा हुआ उसकी वजह से? ऑफ कोर्स, देखो सबसे रिलीजन को आप छोड़ दो साइड पे, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ह्यूमैनिटी आती है। इट डजंट मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले ऊपर इंसानियत आती है। ठीक है, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट, इट्स लिटरली अ वेरी शेमफुल एक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। ऑफ कोर्स हम सभी कश्मीरी भाई, हम हिंदुस्तानी भाई सारे इस चीज को, इस इंसिडेंट को हम कंडेम करते हैं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अब सरकार को मैं यही, देखो सबसे पहले तो सरकार को मैं ये मांग करता हूँ कि जिन्होंने भी ये चीज करी, आप उनको अच्छे से देखें, खोजें, उसके बाद उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन ले, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी चीज, मैं इन फैमिलीज के माध्यम से यहाँ तो ये बोलना चाहूंगा कि हमें मोहलत दी जाए, ठीक है, प्रॉपर एक हल निकाला जाए। अब मेरी एग्जांपल ले ले, मैं कहाँ जाऊंगा? एज आई टोल्ड यू, आई हैव डन माय 10th एंड 12th एज वेल फ्रॉम दिस साइड, राइट। सो अभी मैं परसू कर रहा हूँ बैचलर्स, तो मैं कहाँ जाऊंगा? वहाँ पे जाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या है वहाँ पे, है ना। मेरी एक्सपेक्टेशन जहाँ की थी कि मैं आप ये कंप्लीट करूंगा अपनी पढ़ाई, फर्दर में क्या करूंगा, क्या। देखते जाइए दोस्तों,
कल्पना से बाहर है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। ट्रंप जो कर रहे हैं ना अमेरिका में, वो सब छोटी पड़ेगी इनके सामने। ये कहानी अद्भुत है, अजूबा है। ये खुद कह रहा है, पाकिस्तान का आदमी चुपचाप भारत में घुस आता है, अवैध रूप से घुसता है, फिर जाना नहीं चाहता। भाई वो तो इस्लामिक देश है, यहीं रहेगा और यहां पर ये जिहादी बनेंगे। और तो और मैं एक चौथा केस स्टडी दिखाता हूं। एक महिला खुद बोल रही है कि मैं कराची से हूं, 41 साल पहले भारत आई, 41 साल पहले। और आप सोचिए 41 साल से ये भारत में रह रही है। इन लोगों को सब सुविधाएं चाहिए। ये भारत आते हैं ना जब, तो इनको सब सुविधाएं चाहिए। मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, कितना भी कर लें। अरे भाई अपने ही देश का पेट पाल सकते हैं ना। पाकिस्तान बांग्लादेश का थोड़ी ना ठेका ले रखा है, और म्यांमार के रोहिंग्या का। यहाँ सब आकर के, ये सराय है, बिल्कुल धर्मशाला है ये। और उसके बाद इनका पेट भर भी जाए, सब कुछ दे दीजिए, घर बार नौकरी सब दे दीजिए, उसके बाद भी ये मोदी जी को वोट नहीं देंगे। बोलेंगे इससे खराब सरकार तो कुछ है ही नहीं। मैं ज़रा चौथा इस महिला का भी बयान सुना देता हूँ, सुन लीजिए। इनको भी जब बाहर भेजा जा रहा था ना, तब इन्होंने सच्चाई उगली है। कौन सी डेट को आई थी तो कौन सी डेट को जाना है मुझे, तो घर में जवान बेटी हैं, उनको छोड़ के मैं जा रही हूँ। आप पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले हैं? कराची की। क्या बताया, क्यों भेजे आपको, किस वजह से? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आई समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या होना चाहिए? सरकार से हम ये अपील करते हैं, जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। जो श्रीनगर में हुआ वो आप समझते हैं गलत हुआ, हम उसका साथ नहीं देते। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे। मगर उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया भैया। हमें बच्चे जवान लड़कियां छोड़नी पड़ी है, कल को उनकी शादी होगी, माँ बाप को ढूंढेंगे वो, मैं क्या जवाब दूंगी? क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ हो रहा है आप ये मत करिए, ये हो रहा है गलत, मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए। अब इस केस स्टडी को देखकर दोस्तों, ये जो 4 मैंने दिखाया, आपके मन में क्या प्रश्न उभरते हैं, खुद सोचिए। लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान पे हमला कर दो, हमला कर दो। कांग्रेसी तो मतवाले हो रहे हैं, मचल रहे हैं सारे। मोदी जी हमला करो, पाकिस्तान भी बोल रहा हमला करो। अरे हमला कर भी देंगे तो होगा क्या? बाहर से ज्यादा खतरनाक तो देश के भीतर बैठे हुए दुश्मन है। पता ही नहीं आपको आपके साथ हैं भी या नहीं है, वो किसके साथ हैं ये भी नहीं पता। वो आप ही के टुकड़ों पर, इस देश के टुकड़ों पर पलकर भी अपनी निष्ठा कभी नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं, भूल जाइए। तो अब सवाल ये है दोस्तों कि पहलगाम के मामले को सामने रखकर, एक आदर्श मामला, एक आइडियल मामला मान लीजिए इसको, कि इसके बाद सरकार को क्या करना चाहिए। तो पहला काम क्या करना चाहिए? पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए या ये साफ सफाई होनी चाहिए? बड़ी अड़चने हैं इसमें। गुजरात में आपने देखा ना, 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी निकल आए, असम में निकल आए। भैया पहले ये साफ अगर वास्तव में पहलगाम हमले पर सरकार कुछ कर रही है तो ये जरूरी है। पाकिस्तान तो खुद भी निपट जाएगा जो सरकार काम कर रही है, लेकिन इसको कौन निपटाएगा? तो मैं मानता हूं दोस्तों कि सरकार इस मामले में एक अच्छा काम कर रही है। कम से कम पता तो चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, ये भी पता चल रहा है कि इसमें अड़चनें क्या क्या हैं। आप क्या सोचते हैं इन केस स्टडीज को देखकर दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। हो सकता है सरकार के, आपके सुझाव सरकार के भी काम आ जाए। मैं भी उसको ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर कोई बेहतरीन सुझाव हो तो। सरकार को तो पता चलता ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। ये 4 केस स्टडी एक साथ चुनकर मैंने आपको दिखाया, और बेल आइकन दबाइएगा। साथ ही दोस्तों, आज मैं पहलगाम मामले में जो हालात बने हैं उसको लेकर के एक गीत तैयार किया। आज किसी भी समय अपलोड करूँगा, तो HB मेलोडी से ज़रूर जुड़िए और
गीत को देखिए, उसे अधिक से अधिक लोगों तक भी साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।